तो आईटी का पहला पेपर बुक के फर्स्ट पेज में ब्लैंक पेज है, हर पेज के पीछे उसी में लिखिएगा रिलेटिव टू टूडेज। इनका बुक नहीं है, कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में लिखिएगा, अब बाद में फिर बुक में कॉपी कर लेना। रेडी बाबू? चलिए बताना जिनको आता रहेगा। बोला रिलेटिव टू टूडेज कंप्यूटर एंड ट्रांसमिशन मीडिया डेटा इज इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू डैश डिजिट, बाइनरी डिजिटल फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, स्टैटिस्टिकल फॉर्म। बोला है कंप्यूटर का जो भाषा है वो कौन सा फॉर्म में होता है, बाइनरी डिजिट फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में या स्टैटिस्टिकल फॉर्म? बाइनरी डिजिटल फॉर्म में होता है। लिख लीजिए देख के, 1 का आंसर बाइनरी डिजिटल फॉर्म। हो गया बाबू? अगला में आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। फैक्ट को बताना, कॉन्सेप्ट को बताना, इंस्ट्रक्शन को बताना फॉर्मल तरीका में, इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर। जब आप कोई फैक्ट देते हो, जब आप कोई कॉन्सेप्ट देते हो, जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, इसको आप क्या बोलते हो? डेटा, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर या इनपुट? बोलिए अपना अपना बात बताइए। डेटा। क्या बाबू? डेटा। अभी फैक्ट है ना, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्शन, ये हो गया बाबू डेटा। अगला बोला है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल। ये बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बोला कौन सा मेमोरी वोलेटाइल होता है? 2 तरह के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है रैम, एक होता है रोम। एक क्या होता है? रैम, एक होता है रोम। रैम जो है ना, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो बोला इसमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? रैम। कर दीजिए। उसके बाद एक तो जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन इसमें है, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971, राइट, एक्सीलेंट, 1971। बहुत अच्छा आंसर दिए बहु। बात नहीं, ओवर नहीं। रैम का फुल फॉर्म लिखा हुआ देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, देख के लिख लीजिए। 5 का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिनका बुक नहीं है कॉपी में लिख लीजिए प्लीज, नहीं तो फिर छूटा होगा, छूटा ही हुआ रह जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे आते हैं। रोम का फुल फॉर्म बताइए? रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? अच्छा पहले वो वाले लिखने दीजिए सबको, रीड ओनली मेमोरी लिखने दीजिए। नहीं बताते हैं, रुकिए एक एक करके लाइन बाय लाइन चलिए। बोला क्वेश्चन में इसमें से कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? सॉफ्टवेयर, बीट्स, या फिर आपका सीपीयू या वेब? क्या होगा बताइए? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख दीजिए वहां पे सीपीयू। अब वो बात तो होना नहीं चाहिए क्लास में, बात तो क्लास में नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में, मैंने पढ़ाया था आपको ये चीज़, बुक में था हम लोग का। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ होता है? इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, या ऑल ऑफ दीज? लिख दीजिए वहाँ पे 8 का डी, ऑल ऑफ दीज। आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाना होगा इसमें, प्रैक्टिकल का मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं होता है। आपको कम से कम 12 मार्क्स लाना होगा। तो 40 में जैसे मैथ्स और स्टैट्स है, 40 का मैथ्स 40 का स्टैट, वहाँ पर ऐसा नहीं, वहाँ पे आपको जोड़ जाड़ के 30 लाना है। बात समझे ना? और यहाँ पर, और अगर वही जैसे देखो आप लोग अभी एग्जाम देते ही आए हो, आप लोगों को एक्सपीरियंस एग्जाम देने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 40 में यू हैव टू गेट एटलीस्ट 30%, मतलब 12 मार्क्स। तो आईटी में अगर किसी का 12 से कम आता है तो आपको लगेगा 12 कम है, 12 80 में रहता तो कम होता, 12 40 में डिफिकल्ट होता है। तो अगर 40 में मेरा 12 नहीं आएगा तो मेरा पेपर फेल हो जाएगा, वो पेपर को सप्ली कर दिया जाएगा। समझ रहे प्रोसेस? तो इसीलिए आप ये चीज़ माइंड में रखें, इनको इसमें 40 में कम से कम 12 मार्क्स करना है। ऊपर से पता ही आपको नेगेटिव मार्किंग होता है एमसीक्यू, तो उसमें क्या करने का है? एमसीक्यू नेगेटिव मार्किंग है।
अभी जो हम लोग एग्जाम ही दिए हैं सब एमसीक्यू, सब नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू था। तो वहाँ पे हम लोग क्या है, जो कभी कभी देते थे ना एग्जाम देते तो हम लोग क्या बोलते थे, रिप्लेस क्वेश्चन नंबर 29 विद 30। इसका मतलब ये नहीं कि 29 मेरा गलत था, 29 भी मेरा सही था, लेकिन जिसमें हम देख रहे थे बच्चा लोग को थोड़ा बहुत डाउट हो जा रहा है कि ये आंसर अलग है, ये आंसर मतलब ठीक है उसको हटाओ। जो 100% श्योर है उसी को करेंगे एग्जाम। जब ऑनलाइन में हम लोग इतना एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो वही एक्यूरेसी आपको ऑफलाइन में भी करने का है। जब एग्जाम देने जाएंगे जो आंसर में आपको थोड़ा भी देखे, कभी भी जब एग्जाम देने जाते हैं ना, एग्जाम में सबसे मैटर करता है हाउ वेल यू गॉट द मार्क्स। देखिए एक बात बताइए, ये अल्टीमेटली समझिए, अभी जो आपका सेम 1 और सेम 2 में मार्क्स आया है, अल्टीमेटली आपका मार्क्स ही बोलेगा, याद रखिएगा, अल्टीमेटली आपका मार्क्स ही बोलेगा। लोग कहते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ये मार्क्स देके क्या करेंगे। अब आपको हम समझाते समझिए, एक बात बताइए, आपको बहुत नॉलेज है लेकिन आपका मार्क्स आया है, आप फेल हो गए एग्जाम, मार्क्स भी नहीं, आप फेल हो गए एग्जाम, क्या करेंगे आप उस नॉलेज को लेके, कॉमन से। दूसरा चीज़ बताइए, कहीं भी डिग्री का ही रोल होता है। अभी जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पे आपका मार्क्स ही बोलेगा। और आज के डेट में थैंक टू सी यू कि आप लोग इतना एलिजिबल है कि कोई भी स्कॉलरशिप पढ़ सकते हैं, कोई भी स्कॉलरशिप, इंडिया का कोई भी स्कॉलरशिप निकलेगा ना, सबसे पहले आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्यों? एक तो सी यू से आप एग्जाम दिए, ऊपर से इतना अच्छा मार्क्स, तो मार्क्स का वैल्यू है। एक जो बंगाल बोर्ड का जो 12 आपका भाई बहन लोग जो 12 दिए हैं, आप उन लोगों को पूछिए जाकर के भाई तुम लोग को मार्क्स नहीं मिला, कैसा लग रहा है। उन लोगों को इतना खराब मार्क्स मिला इस बार एचएस में, इसलिए वो खराब मार्क्स मिला, ना वो लोग स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है, ना वो लोग का ठीक से किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा, ना कहीं पे वेस्ट बंगाल से बाहर जाएगा तो वैल्यू भी नहीं होगा उसका। तो इतना कम मार्क्स तुम पाए हो, क्योंकि अल्टीमेटली याद रखिएगा, अल्टीमेटली आपका मार्क्स से ही पता चलेगा। और पेपर जब आप सॉल्व करेंगे बहुत नहीं एमसीक्यू का, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको नॉलेज नहीं शो करना है। एक बार बताइए, जब हम एक पेपर 80 मार्क्स का आपको ऑनलाइन एग्जाम दिला रहे हैं, हमको तो पूरा 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, बट हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? कर सकते हैं, किस लिए छोड़ दे रहे हैं? जहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ा भी डाउट होगा, आधा मार्क्स भी कट सकता है, हम उसको करेंगे ही नहीं। वही स्ट्रेटजी आप ऑफलाइन में भी अपनाना जब एग्जाम देने आना। तो आप देखना कि आपको वहाँ पे 5 टू क्वेश्चन, 10 टू क्वेश्चन दिया ग्रुप ए में, 10 में से मान लीजिए आपको 5 टू करना है, तो वो 5 टू हम लोग टच करेंगे जो इजी होगा। वहाँ पे ही मत बोलिएगा नहीं हम हार्ड करते हैं, टीचर समझेगा इसको बहुत नॉलेज है। आप हार्ड करने गए, आपको गलत हो गया। वहाँ पे स्मार्ट डिसीजन यही होता है। एग्जाम जब आप देने जाते हो, ऑलवेज चूज द इजी क्वेश्चंस, नेवर रन बिहाइंड द हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चन का पीछा मत करिए, इजी क्वेश्चन को पिकअप करिए। सपोज एडमिशन ऑफ द सम्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आया हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी आया हुआ है। सपोज आपको एडमिशन अच्छा से आता है, आप बोले नहीं सब मेरा दोस्त एडमिशन कर, हम रिटायरमेंट बनाएंगे। वहाँ पे आपको अद्भुत बनना नहीं है, वहाँ पे स्कोर करना है। स्कोर करने के लिए आप वही क्वेश्चन करना जो ईजी है। तो आपको लगेगा ये तो ईजी है, ये तो सब क्या होगा, हम ये नहीं करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। अलग करना नहीं एग्जाम में। एग्जाम में स्मार्ट आंसर देना है, जो ईजी होगा उसको पिकअप करेंगे और पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। एमसीक्यू में पूरा अटेम्प्ट करेंगे, इजी वाला अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हमको 100% श्योरिटी है। जहाँ पे हमको लगेगा डाउट है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ पे हमको थोड़ा भी डाउट लग रहा है, हम ले बाबा छोड़ दो। एक एक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे आपको 80% श्योर है, 20% डाउट हो रहा है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब स्टूडेंट बैठता है तो थोड़ा डाउट हो ही जाता है, तो उसको आप छोड़ देना। समझ रहे ना आप? चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो IT हो, दोनों में आपको यही ट्रिक फॉलो करना है। आइए बाबू, कितना नंबर हो गया बच्चे लोग? 8 हो गया। 9 नंबर में आइए। रॉ ऑर्गेनाइज फैक्ट इज नोन एज, रॉ ऑर्गेनाइज फैक्ट को क्या बोलते हैं? डेटा। राइट, वेरी गुड, लिख दीजिए बाबू। आगे आए बाबू, कितना नंबर में थे बताइए? 10। डेटा शुड बी सूटेबल फॉर व्हाट? आपका जो डेटा है वो किस चीज़ के लिए अच्छा होना चाहिए? इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस स्ट्रेट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दिस लिख दीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 11 में आइए। डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या क्या होता है? इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, ये तो हो गया ना? ये अच्छा एक ही क्वेश्चन है। इनपुट, ये तो रिपीट क्वेश्चन है ना बाबू? ऑल ऑफ दीज। बारह में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डेटा? इसमें से डेटा का एग्जाम्पल क्या क्या है? वेट, किसी का वजन, किसी का एड्रेस, किसी का टैक्स कोड, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। ये सब डेटा है, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा है। डेटा, टैक्स कोड मतलब इनकम टैक्स जो पे करते हैं ना, उसी का कोड, पैन नंबर टाइप का। उसके बताइए इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन है बताइए? रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट का,
इन्फॉर्मेशन डेटा का फ़र्क आपको पढ़ाए थे, उसके ऊपर पूरा डिटेल क्लास हम लोग का रिकॉर्ड भी किया हुआ है। तो रिपोर्ट कार्ड छूट गया, ओके सॉरी बाबू। इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द डेटा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू। इन्फॉर्मेशन मतलब एक ऐसा डेटा जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल रूप में, इन इंटेलिजिबल फॉर्म में, या आइदर ए और बी, आइदर ए और बी कर दीजिए। इसमें से इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन? रिपोर्ट कार्ड, रोल नंबर, आपका मार्क्स, एम्प्लॉई का नाम, या कौन सा इंफॉर्मेशन कौन सा लग रहा है जो एकदम लग रहा है पूरा सही है, पूरा कंप्लीट है? बोलिए आप लोग। रिपोर्ट कार्ड अपने में कंप्लीट होता है। रिपोर्ट कार्ड अगर किसी का आप देखोगे उसका पूरा आपको क्वालिफिकेशन पता चल जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के बाहर कुछ नहीं है बाबू। रिपोर्ट कार्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए देखिए कितना नंबर बाबू? 15। बीपीओ का एक और नाम क्या है? ये नया क्वेश्चन है। बीपीओ का मतलब तो पढ़े थे। बीपीओ को और किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन में बोला केपीओ, आईटीएस, आईटीबीसी, केपीओसी। तो आंसर होगा आईटीएस। आईटीएस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। वहाँ पे लिख भी लीजिएगा, आईटीएस लिख के उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए बापू। इंफॉर्मेशन, आईटीएस लिख के फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, ENABLED, इनेबल्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। हो गया बाबू? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कितना नंबर बाबू? 16। बीपीओ का फुल फॉर्म है तो बता ही देंगे आप लोग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर दिए बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 16। केपीओ का फुल फॉर्म 16 तो हो गया ना, 17 तो कर ही लिए होंगे। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कुछ तो यूनिक नहीं है उसमें। देखिए तो अगला क्वेश्चन है 17 के बाद आगे आपको 18। बीपी, व्हाट इज बीपीओ? बीपीओ टेक्स लेस टाइम एंड लेस डिटेल देन एन अप्रेजल। इट इज सिमिलर टू कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस, प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। अगला है वाई डू रियल एस्टेट एजेंट कंप्लीट बीपीओ? द मेन फीचर ऑफ केपीओ। केपीओ में क्या क्या होता है? केपीओ प्रोसेस आर इजीली कोडिफाइड, एजेंट हैज टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, द एजेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज जजमेंट। देखिए एक मिनट, पेपर आ गया एग्जाम का। देखिए तो बोला है केपीओ का क्या काम है? टू प्रोसेस आर इजीली कोडिफाइड, एजेंट हैज टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, और एजेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज जजमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो केपीओ में क्या क्या होता है? केपीओ में सब कुछ कोडिफाइड होता है। केपीओ में आपका एजेंट आपको इंफॉर्मेशन देता है,
केपीओ में आपका जो एजेंट होता है, जो केपीओ में काम करते हैं, लोगों को अपना जजमेंट, अपना बुद्धि अप्लाई करना पड़ता है, या फिर ऑल ऑफ दीज? बोलो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। अगला आइए, क्वेश्चन नंबर है, वाई डू रियल एस्टेट एजेंट कंप्लीट बीपीओ? मतलब रियल एस्टेट एजेंट जो लोग होते हैं उन लोगों को बीपीओ में जाने का क्या दरकार पड़ जाता है, क्यों उन लोगों को बीपीओ का सहारा लेना पड़ता है? तो बोला है टू गेट आरएफओ लिस्टिंग। आरएफओ का मतलब क्या होता है पहले समझिए। रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी। रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट मतलब क्या, जो लोग बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जो लोग घर बनाते हैं, जिसको हम लोग लोकल भाषा में लोग प्रमोटर बोलते हैं, वही प्रमोटर का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए सपोज आप प्रमोटर हो, तो आप क्यों हेल्प लोगे केपीओ का, या आप क्यों हेल्प लोगे बीपीओ का? तो ये बीपीओ का हेल्प क्यों लेता है? तो जो बड़ा बड़ा देखो, हम लोग का एरिया मोहल्ला में जो प्रमोटर लोग होते हैं उन लोग का बात यहाँ पर नहीं हो रहा। उन लोग का जीवन एक बिल्डिंग में शुरू होता है, एक बिल्डिंग में खत्म। लेकिन जो बड़े बड़े रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट मतलब जिसका 10-10 तो बिल्डिंग, 20-20 तो बिल्डिंग एक ही बार में बन रहा। जैसे यहाँ पर कुश्तिया के पास एक बिल्डिंग बना ना, आइलैंड उसका नाम है, बन गया ऑलरेडी लगभग। तो आइलैंड जो है वो आइलैंड पार्क के जो डीलर लोग हैं वो लोग हो गया रियल एस्टेट एजेंट। वो लोग एक्चुअली रियल एस्टेट एजेंट है। ये जो एरिया मोहल्ला में देखते हैं बालू सीमेंट गिट्टी करते हैं, ये लोग रियल एस्टेट एजेंट नहीं है। दे आर द लोकल प्रमोटर्स, दे आर द लोकल प्रमोटर, दे आर द लोकल बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन। तो उन लोग रियल एस्टेट एजेंट है। रियल एस्टेट एजेंट जो लोग बड़ा बड़ा होते हैं ना, जो लोग एक्चुअल रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, उन लोग क्या करते हैं ना, अपना एक कॉल सेंटर बना के रखते हैं। बहुत बार देखते हैं ना, आपका मोबाइल में फ़ोन आता है कि सर यहाँ पर 3 BHK फ्लैट अवेलेबल है, क्या आप खरीद सकते हो, या आप आइए, आप लोग से हम लोग मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, ऐसे आप लोग से बात करता है वो। आप लोग चाहो तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर बोला है रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी। रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी का लिए बोला है कि रियल एस्टेट वाला कंपनी जो होता है, रियल एस्टेट वाला मतलब जो बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, वो लोग क्यों बीपीओ का हेल्प लेते हैं? वो लोग बीपीओ का हेल्प लेते हैं आरएफओ कराने के लिए। आरएफओ मतलब लोग मेरे पास बुकिंग कराएंगे, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं, बुकिंग करवाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू लर्न अबाउट देयर नेबरहुड, अपना पड़ोसी के बारे में जानने के लिए। देखिए, अगर आप देखो, जब क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा आपको तो लगा होगा ठीक ही तो लिखा है, जब आप क्वेश्चन समझते हो कैसा फालतू बात लिख दिया है। बोला बीपीओ कंपनी लोग क्या मतलब, रियल एस्टेट कंपनी बीपीओ में एंटर करता है अपना पड़ोसी लोग का खबर लेने के लिए, और देखिए टू वेस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए। और ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या ऑल ऑफ दिस होगा? नहीं, आंसर का पहला वाला, टू गेट आरएफओ लिस्टिंग। टू गेट आरएफओ लिस्टिंग। आरएफओ का फुल फॉर्म लिख लेंगे, लिख लीजिए बाबू, रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी। रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी। अगला बोला है हु ऑर्डर्स बीपीओज। मतलब बीपीओ का यूज़ कौन करते हैं? बैंक करते हैं, वॉल स्ट्रीट फर्म जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग करते हैं, प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस कंपनीज, या ऑल ऑफ दीज? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये लोग सब बीपीओ का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, अगला है हाउ डज 24 में चले गए। व्हाट इज केपीओ? आउटसोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग फंक्शन। इंफॉर्मेशन को बाहर भेजना, ऑपरेशनल फंक्शन को बाहर भेजना, आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर, आउटसोर्सिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बोला है कि केपीओ में हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस का इंफॉर्मेशन वाला जो काम है उसको बाहर भेजते हैं, आउटसोर्सिंग ना ऑपरेशनल फंक्शन, बिजनेस का डेली का काम को बाहर भेजते हैं, कॉल सेंटर को बाहर भेजते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बाहर भेजते हैं। आपको क्या लग रहा है आंसर बताइए? आंसर ए होगा, राइट। आंसर ए होगा क्योंकि बी वाला का करने से बीपीओ हो जाएगा। देख के लिख लीजिए बाबू, आउटसोर्सिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग फंक्शन। अगला है ट्रांजेक्शन हो गया बाबू, ये ला नहीं हुआ, ओके लिख लीजिए। देखिए, अगला है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, रिट्रीवल ऑफ डेटा, या ऑल ऑफ दीज?
हम क्लास में लास्ट क्लास में ही पढ़ाई था आपको ऑल ऑफ दिस मॉडिफिकेशन रिट्रीवल सब। TPS का फुल फॉर्म पढ़ाए थे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो बोला है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूज्ड बाय हाउ डज फीचर ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग आर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी भरोसा, कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 24 का डी ऑल ऑफ दीज। तो जैसे जैसे आपका पर सेमेस्टर अप होगा मतलब आगे बढ़ेगा ना, आप देखोगे कि थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत एडवांस सब्जेक्ट्स आ गया। जो सेम 1 है सेम 2 में जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, सेम 1 वाला तो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था आप लोग का। सेम 1 में जो थ्योरी आप पढ़े वो लगभग आपको लगता होगा कि हाँ हम लोग कहीं 12 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन सेम 2 वाला थ्योरी पूरा अलग था। वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग था, EC अलग था, BC अलग था, कंपनी लॉ अलग था। सेम 3 वाला भी IT आप इससे पहले नहीं सुने होंगे। अब थोड़ा बहुत मान लिया कोई बच्चा CPU का नाम सुन लिया, डज नॉट मीन यू नो द IT। अब समझिए आपको CPU के बारे में पता, आपको मॉनिटर के बारे में पता, आपको कीबोर्ड के बारे में पता है, और सेमेस्टर 3 में आने के बाद तो पता है एटलीस्ट इतना रहना भी चाहिए बाबू। लेकिन तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग IT आ गया IFS। हम लोग ये सुने थे कि फिनेंशियल मार्केट कुछ होता है, यहाँ पर पूरा उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। 4 में जाइएगा तो और भी विचित्र विचित्र सब्जेक्ट। 4 में एक सब्जेक्ट उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एक सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स, और एक तो पुराना दोस्त इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी क्या पहले जो इकोनॉमिक्स पढ़े उससे एकदम अलग, वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ तक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तक सेम 1 में पढ़ाया हुआ था आपका। तो उसके बाद से मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, किंग डिमांड का, स्विची मॉडल, ये सब आता है। बात समझे ना क्या चीज़? मोनोपोलिस्टिक सब नहीं पढ़े, खाली नाम पढ़े हम लोग, खाली नाम सुने हैं, एक एक लाइन में पढ़े थे। राइट, यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आपको 3 पास करना है, और अगर ये 4 में तब ना जाएंगे जब 3 क्लियर होगा बाबू अच्छे से। आइए देखिए, नहीं हम कराएंगे तो 100 में 100 गारंटीड। देखिए आप देख लिए होंगे मेरा परफॉर्मेंस, अब आप लोग का देखना बाकी है। अब आप लोग का नंबर आएगा तब। आइए देखिए कितना नंबर बाबू? 25। हाउ डज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग डिवाइड द वर्क? मतलब ट्रांजेक्शन को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल में। देखिए कोई भी कंपनी में जो काम होता है ना 2 तरह से होता है। जैसे अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, तो सपोज मान लीजिए अभी उत्तम अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, ये मेरा इंडिविजुअल ऑपरेशन हो गया, मतलब उनको हम समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए रिसू अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ये हम उनको समझा रहे हैं, इंडिविजुअल ऑपरेशन हो गया। और इंडिविजिबल क्या होता है? ये AC। अगर हम एक आदमी को भी पढ़ा रहे तो हम AC चला रहे, 2 आदमी को भी पढ़ा रहे तो हम AC चला रहे, मतलब ये AC पूरा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग क्लास में 45-50 बच्चे बैठे हो, तो 45-50 बच्चे बैठे हो तो भी हमको पूरा AC यूज़ कर रहे हैं। और अगर कोई एक बच्चा क्लास का रुक के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा तो भी हमको पूरा ही AC यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोलेंगे रुको हम AC का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं तब तुमको पढ़ाएंगे। जीरोक्स करने के लिए जो मशीन होता है, तो जब आप 1 पीस जीरोक्स कराइएगा तब भी पूरा मशीन यूज़ करना पड़ेगा, और आप 500 पीस करें तो भी पूरा मशीन यूज़ करना पड़ेगा। तो मशीन जो होता है ना वो इंडिविजुअल होता है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। जैसे पीछे वाला बेंच जो है उस पर मान लीजिए एक बच्चा बैठे हुए, उसमें तो 4 बच्चा बैठने जगह है, तो एक बच्चा भी बैठेंगे फिर भी वो पूरा बेंच यूज़ करना पड़ रहा। ऐसा तो नहीं हम टुकड़ा काट दे रहे हैं तो उसमें बैठना। तो इंडिविजुअल मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, और इंडिविजुअल मतलब जो एक एक काम होता है। तो बोला बिजनेस में जो काम होता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। आंसर क्या होगा? बोथ। क्यों? आप लोग मार दो बोथ में। 25 का आंसर होगा बोथ A एंड B, दोनों है। इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, इसीलिए आंसर क्या होगा? वो बोथ। कहाँ है? हाँ वही तो, इनविजिबल मतलब जो ट्रांसपेरेंट है, इंटेंजिबल वर्ड। कुछ काम ऐसे भी होते हैं ना जो इंटेंजिबल होते हैं, जैसे आपसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको आप फील कर पा रहे हो। देखिए कस्टमर डीलिंग, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूज कौन कंपनी करता है? क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये वाला देखते किसको याद है? हम लास्ट क्लास में पढ़ाई थे डायग्राम के साथ, 27 नंबर वाला। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन यूज़ करता है? टैक्टिकल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर? थैंक गॉड याद है आपको, टैक्टिकल मैनेजर लिख दीजिए। अगला में आइए, MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज बाय टैक्टिकल मैनेजर। टैक्टिकल मैनेजर यूज़ करता है, ये बात अच्छा है। किसके लिए मैनेजर करता है? पास्ट परफॉर्मेंस को देखने के लिए, करेंट परफॉर्मेंस को देखने के लिए, फ्यूचर परफॉर्मेंस को देखने के लिए, करेंट फिनेंशियल स्टेटस को देखने के लिए। क्या लग रहा है आप लोगों को? बताइए
ए बी सी डी में से कौन सा लग रहा है? सपोज आप एग्जाम देने गए, क्वेश्चन आ गया, आप क्या करके आओ? कुछ तो करके आओ, छोड़ के तो नहीं आते हो आप लोग। छोड़ देंगे क्वेश्चन, यस। स्मार्ट डिसीजन है कि एमसीक्यू में छोड़ देंगे अगर नहीं आएगा तो। आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल करंट परफॉर्मेंस स्टेटस, बी नंबर बाबू, ऑर्गेनाइजेशनल करंट परफॉर्मेंस स्टेटस। अगर उसमें ऑल ऑफ दीज रहता है ना तो ऑल ऑफ दीज में करते, लेकिन यहाँ पे तो ऑल ऑफ दीज है नहीं। फिर हाँ वही तो बोल रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज रहता तो हो गया। आप उसमें चारों में से हमको एक चुनना है, तो करंट परफॉर्मेंस करेंगे तो उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा थोड़ा बहुत। बाबू कितना नंबर में बताइए? टैक्टिकल मैनेजर यूज टू मॉनिटर कंट्रोल प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। बोला टैक्टिकल मैनेजर मॉनिटर करता है फ्यूचर को, कंट्रोल करता है फ्यूचर को, प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। प्रेडिक्ट क्या होता है? वेरी गुड। प्रेडिक्ट का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करना। जैसे जो चीज़ हो सकता है, जैसे अभी देखिए, अभी जैसे हम लोग बैठे हैं तो अभी कभी कभी आपके मन में आता होगा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो हम लोग अभी संभावना निकाल सकते हैं, अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकते। यही हो गया प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, जिसको आप लोकल भाषा में भविष्यवाणी बोलते हो, उसी को कह सकते हो। एस्टिमेटिंग योर फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में गेस करना कि फ्यूचर में जैसे बारिश कल हुआ था, तो कल इतना बारिश हुआ, अभी मान लीजिए आप सोच रहे कि कल भी बारिश हो सकता है, तो ये हो गया प्रेडिक्ट करना। क्या हो गया बाबू? प्रेडिक्ट। हाँ, आईपीएल मैच में भी होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, प्रेडिक्शन होता है पहले से। जुआ वाले लोग खेलते हैं ना, अभी पढ़ा एक सेमेस्टर में जुआ के बारे में। दीपक नहीं आया क्या? जुआ इश। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से कौन सा MIS का एग्जाम्पल है? सेल मैनेजमेंट, बजटिंग सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ दीज? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सब मिडिल लेवल के काम है ऑल ऑफ दीज। हाँ, सब मिडिल लेवल का ही काम है। टॉप लेवल का काम है खाली पॉलिसी बनाना, बस। ऑल ऑफ दीज बाबू कर दीजिए। बाबू बात नहीं, एक ही दो बच्चे याद करा, बात मत करिए ना। अगला है ये देखते हैं किसको याद है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कौन सा लेवल यूज करता है? सीनियर लेवल, लोअर लेवल, मीडियम लेवल, सुपरवाइजर लेवल? टॉप लेवल। टॉप लेवल, सीनियर मैनेजमेंट। अगला में आइए, सीनियर मैनेजमेंट यूज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू मेक। सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज करता है। क्यों यूज करता है भाई? ऑपरेटिंग डिसीजन मतलब डे टू डे एक्टिविटी का डिसीजन लेने के लिए, नॉन रूटीन डिसीजन जो रेगुलर डिसीजन नहीं है वो लेने के लिए, रूटीन डिसीजन मतलब रेगुलर डिसीजन लेने के लिए, फिनेंशियल डिसीजन मतलब मनी का डिसीजन लेने के लिए। नहीं, एक मिनट, आपको मैंने पढ़ाया था अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्या? उन लोग का पहले से प्लान नहीं रहता है। जो चीज़ देखिए, जो चीज़ प्लान्ड है वो तो वर्कर लोग मेरा कर ही देगा, जो चीज़ प्लान्ड नहीं है वो हम खुद से करेंगे। तो नॉन रूटीन डिसीजन, नॉन रूटीन डिसीजन आंसर होगा बाबू, कर दीजिए। अच्छा, आपको हम KMS पढ़ाए थे, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो बोला KMS बोला है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, कितना नंबर में थे बाबू? यस। तो बोला नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम रिफर्स टू द प्रोसेस जहाँ पर हम लोग कैप्चर करते हैं, डेवलप करते हैं, शेयर करते हैं, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज रहने से एक तो फीलिंग आ ही जाता है, और फाइनल एग्जाम्स में भी हो रहा था ऑल ऑफ दीज वाला आंसर चला रहा था बहुत सारा। एक आध तो क्वेश्चन रहता है कंफ्यूजिंग। इंफॉर्मेशन MIS कम्स फ्रॉम, MIS इंटरनल मतलब मैनेजमेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल सोर्स से आता है, एक्सटर्नल सोर्स से आता है, दोनों में से कहीं से भी आ सकता है, बोथ A and B। इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अगला है बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस का बैकबोन कौन होता है? बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, आपको बहुत बार बताए थे, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, इंफॉर्मेशन जरूरी है, एम्प्लॉय जरूरी है, फिनेंस जरूरी है।
कॉमन सेंस, अभी आईटी पढ़े तो इन्फॉर्मेशन होगा, थोड़ा लॉजिक तो लगाइए। अगर आईटी पढ़े तो इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे आंसर, मैनेजमेंट पढ़ते तो मैनेजमेंट मारते, ठीक। बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या होता है? डेटाबेस, मॉडल बेस, डीएसएस सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। देखिए 36 का डी, ऑल ऑफ दीज। उसका देखिए 37 में आइए, डैश एक्सप्रेसली डिजाइन फॉर द सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। वो कौन सा चीज़ है जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है? MIS, DSS, TPS या OIS? नहीं, आप लोग देखें कि नया है OIS तो मार देंगे, नहीं, DSS होगा, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बहुत सारे बच्चे देखिए OIS नया है, बोला यही वाला लग रहा है, नहीं OIS बाबू। देखिए OIS का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहले लिखा हुआ है तुम लोग का। देखिए आप क्वेश्चन नंबर, डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना जो है वो एक इनिशिएटिव एक्टिविटी है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है, एनालिटिकल एक्टिविटी है या सिस्टमेटिक आंसर है? सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, तो आंसर होगा कॉग्निटिव एक्टिविटी है। अभी अब सवाल है कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? तो कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन। इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन मतलब बुद्धि लगाना, इसीलिए कॉग्निटिव होगा। उसका बगल में लिख लीजिएगा इंटेलेक्चुअल, याद करने में सुविधा होगा कि कॉग्निटिव क्यों लिए थे हम लोग आंसर। इंटेलेक्चुअल, 39 में आइए। आउट बहु बात नहीं, एक ही बच्चे लोग बात करते रहते, एक ही दो बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करते, बाकी सब बच्चे सही है। देखिए आउटपुट आर द रिजल्ट्स दैट आर। आउटपुट क्या है? आउटपुट तो देखो आपको पढ़ाए थे कि अगर हम कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं तो उसके बाद जब प्रिंट मारे तब ना आपका नोट्स बन के निकल रहा, तो बोला आउटपुट क्या है? आउटपुट आर द रिजल्ट दैट आर। आउटपुट प्रिंटेड हो सकता है, डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, मॉनिटर के कंप्यूटर पे दिख सकता है, या बोथ ए और बी। बेस्ट एग्जांपल ये हो मार्कशीट। पहले मार्कशीट को आप कंप्यूटर में देखते हो, उसके बाद मार्कशीट आपको मिल जाता है फिजिकल फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में। और देखिए जो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिएगा, जैसा कि आपको बताए थे, तो देखिए आप लोग में कौन कौन बच्चे स्वामी विवेकानंद अप्लाई किए थे? हाथ उठाइए एक बार प्लीज़। आप लोगों को मिला स्वामी विवेकानंद? ठीक है, फाइन। तब आप लोग इसमें नेशनल में अप्लाई नहीं करिएगा। जो लोग आपको समझा दे रहे हैं हम, जो लोग स्वामी विवेकानंद में अप्लाई किए थे वो लोग नेशनल में अप्लाई नहीं करिएगा, और जो लोग स्वामी विवेकानंद में अप्लाई नहीं किए थे वो लोग नेशनल में करिएगा। और जो लोग स्वामी विवेकानंद में ऑलरेडी कर चुके हो मान लीजिए, तो आप लोग का रिन्यूअल हो जाएगा, मार्कशीट आएगा और उसका डेट अक्टूबर में रिलीज़ होगा, आप उसका रिन्यूअल में क्लिक कर देंगे, आपको हम लिंक भेजेंगे, उसमें जा करके रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दीजिए। जो लोग ले चुके हो बेनिफिट, जो लोग नेशनल, आप लोग में कौन कौन नेशनल का बेनिफिट लिया? हाथ उठाइए। नेशनल का बेनिफिट कोई नहीं ली, तो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं, एक डिस्क्वालिफाई मार्क्स भी रहना चाहिए। तो आप लोग का मार्क्स तो अच्छा है, फर्स्ट ईयर का मार्क्स तो हम लोग का बहुत अच्छा है, तो अप्लाई कर दीजिएगा एक बार फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, अप्लाई कर दीजिएगा फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, समझे ना बात? नहीं, लास्ट ईयर देखिए, लास्ट क्वालिफिकेशन में HS नहीं, HS तो देंगे, डिटेल देना है, उसके साथ साथ आपका जो फर्स्ट ईयर है उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर देना। अगर आपका होता है तो ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, क्योंकि पैसा आता ही है, सब आप लोग देखे भी होंगे। तो आप लोग नेशनल में जिनका स्वामी विवेकानंद किया हुआ है वो लोग रिन्यू करवा लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट ईयर में रिन्यूअल होगा, आपका फर्स्ट रिन्यूअल अभी होगा, अब फिर सेमेस्टर 2 और 3 में अच्छा मार्क्स लाएंगे, मिनिमम 60% चाहिए, तो 90% ला के बैठे हुए, 30% एक्स्ट्रा है, तो 3 और 4 में आपका 60 रहेगा, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं? सरकार दे रहा, बस आपका काम है लेना बेनिफिट। वो आएगा ऑप्शन, ठीक से देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछेगा, बता देंगे। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन हाउ मेनी स्टेप्स पढ़ाए थे बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में? एडिटिंग, कोडिंग, ये सब था। मतलब बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में कितना स्टेप होता है? 5। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में? कोडिंग, एडिटिंग, डेटा एंट्री, वैलिडेशन। एडिटिंग 41, ये नोट्स में भी है, 5 स्टेप। डेटा प्रोसेसिंग कितना टाइप का होता है? पढ़ाए थे, मैकेनिकल, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिकल, 3 तरह के, 3 टाइप्स।
42 का बाबू 3 टाइप्स है, 41 का होगा एडिटिंग। और लास्ट क्वेश्चन में आइए, फॉलोइंग स्ट्रेटजी ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर टू शेयर नॉलेज फ्रॉम द डिस्पर्स्ड। इसका मतलब है कि वो कौन सा स्ट्रेटजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग लोगों को एक जगह लाने के लिए, उन लोगों को एक जगह लाने के लिए जिनका जो स्कैटर्ड है मार्केट में, जो अलग अलग वैराइटीज़ के लोग हैं, जिनका अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग नहीं, कॉर्पोरेट पोर्टल, कंपनी का वेबसाइट नहीं, कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस, यही होगा आंसर। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, तो कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस। तो बोला वो कौन सा तरीका है जिससे लोगों को जोड़ते हैं हम लोग। एमसीक्यू पेपर में क्वेश्चन का अंत ही नहीं होता है, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको कम लगेगा। तो ये एक पेपर हम लोग सैम्पल पेपर तैयार किए हैं, अगला दिन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।